को छुट्टी नहीं दे रहे हो ना? 25th की? यस सर। पता नहीं बेटा, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, परसों ही पता चलेगा, क्योंकि बच्चे कहीं जा रहे हैं नहीं जा रहे उस पर डिपेंड करता है। जैसे अभी तो मुझे 2 बच्चों ने बोल दिया, 2 बच्चों ने बोल दिया कि हम कहीं जा रहे हैं, तो अब अगर 7-8 बच्चे और बोलते हैं कि सर हम कहीं जा रहे हैं, तो फिर छुट्टी है, नहीं तो फिर क्लास है। सर मैं तो कहीं नहीं जा रही। ठीक है, हाँ जी। तो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, बॉयज पढ़ लिया, बॉयज को हम एक बार ब्रीफिंग कर देते हैं। देखो बॉयज हमने ये पढ़ा कि आपको क्या करना है, कहां से लिखें, बॉयज लॉ में हमने ये नोटिस किया कि अगर हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दें, ठीक है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दें, तो भाई साहब प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्सली रिलेशन आ जाता है। फिर इसको फील करने के लिए हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम में सर स्टेटमेंट में नंबर ऑफ मोल्स भी मेंशन करना है। हाँ हाँ, फॉर अ गिवन मोल्स ऑफ अ गैस, ऐसे करके आप लिखोगे, फॉर अ गिवन मोल्स ऑफ अ गैस, तो फिक्स है वैल्यू कि हाँ ये कांस्टेंट कर लिया बच्चे ने, है ना। मतलब आप अगर स्टेटमेंट में ये ढूंढ रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट लिखा होगा, तो नहीं लिखा होगा, वो लिखा होगा फॉर अ गिवन मोल ऑफ गैस, ऐसे लिखा होगा, या ऐसे लिखा होगा फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन प्रेशर वेरीज इनवर्सली टू वॉल्यूम, ऐसे करके स्टेटमेंट लिखा होगा। सर तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। हाँ, अगर नहीं लिखा होगा तो ये अंडरस्टूड है कि आपको मान के चलना है कि कांस्टेंट है, जब कुछ भी नहीं बोलेगा तो, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं बोला तो समझ जाना कांस्टेंट है ही। अभी बेफिक्र करो, क्वेश्चन मत करो, घबरा रहे हो बहुत ज्यादा क्वेश्चन से। पहले कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन तो बहुत हलवे हैं, इसके क्वेश्चन बहुत हलवे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि रिलेशन कौन सा कब लगाना है। ये पता कैसा है, अगर आपको मोलैरिटी याद है बच्चों, मोलैरिटी और मोलैलिटी, M1V1 M2V2 और मोलैलिटी था, तो वो सभी है ये। तो न्यूमेरिकल उसके हार्ड नहीं थे, अगर आपने मोलैरिटी और मोलैलिटी को अच्छे से समझ लिया कि होता क्या है, कब क्या लेते हैं, तो वैसे ही ये भी है। अगर आप कंफ्यूज हो गए भाई कब क्या लगाना है, तो आसान न्यूमेरिकल भी छोड़ के आ जाओगे। इसीलिए बेस पे कॉन्सेप्ट करो, क्लियर करो कि क्या बेसिक इसका है ना। मैं अभी भी चार्ल्स पढ़ा नहीं रहा, मैं जब तक बॉयज आपको क्लियर न कर दूं, क्योंकि बॉयज में समझ ज्यादा मेहनत है, बॉयज समझ आ गया तो फिर चार्ल्स इसका जस्ट कॉपी है, पूरा कॉपी, ठीक है। सुनो, यहाँ पे आपका प्रेशर था P1, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक आपने वॉल्यूम ले लिया V1। ध्यान सुनो बेटा, फिर से रिवाइज करा रहा हूं आपको। कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स आपने लिए थे, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स आपने लिए, वो गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, दीवार में टक्कर मारते हैं, और जब दीवार में टक्कर मारते हैं तो प्रेशर जनरेट होता है, उसी प्रेशर को हमने लिख दिया P1। क्लियर, अब P1 लिख दिया। अब यहाँ पे जो है ध्यान से सुनिएगा, ये आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर आपका मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस था, ठीक। अब आपने क्या करा बच्चों, इस पिस्टन को नीचे पुश किया यहाँ पे ऐसे। अब एक बात और सुनना, मैं थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूं। अभी इस टाइम पर, इस जगह पर जितना ऊपर से प्रेशर लग रहा है, जितना ऊपर से प्रेशर लग रहा है P एक्सटर्नल, उतना ही नीचे से लग रहा है, दैट इज P इंटरनल। P इंटरनल, ये क्या कह दिया सर नया आपने, क्या बता दिया। देखो मान लो कि पिस्टन ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जितना दबाव ऊपर से है पिस्टन के ऊपर, उतना ही दबाव नीचे से भी है, इसीलिए पिस्टन रुका हुआ है बीच में। अगर कोई भी एक वैल्यू ऊपर वाली या नीचे वाली आपने बढ़ा दी, तो पिस्टन उसके अपोजिट में आपको रिएक्ट करके दिखाएगा। मान लो आपने ऊपर से प्रेशर बढ़ा दिया, आपने ऊपर से प्रेशर बढ़ा दिया तो पिस्टन नीचे चला जाएगा। मान लो आपने नीचे से प्रेशर बढ़ा दिया तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा, लेकिन अभी हिल नहीं रहा। हिल नहीं रहा का क्या मतलब है कि दोनों वैल्यूज, बाहर वाला प्रेशर और अंदर वाला प्रेशर दोनों सेम है। फिर सवाल उठता है सर ये बाहर वाला कौन सा प्रेशर है, तो बेटा बाहर भी तो हवा है, हवा ने इस पे दबाव डाल रखा है, तो बाहर जो ये एक्सटर्नल प्रेशर है ये बाहर के हवा के मॉलिक्यूल्स की वजह से है, और अंदर जो प्रेशर है वो तो गैस के मॉलिक्यूल्स है ही है। आप आराम से बताओ यहाँ समझ आया कि नहीं। यस सर। यस सर, आ गया समझ। P एक्सटर्नल और P इंटरनल बराबर है यहाँ पे। अब आपने क्या करा, आपने ऊपर से प्रेशर बढ़ाना चालू किया। अब जब आप ऊपर वाला प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक, तो होगा क्या, ये रहे गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और टेम्परेचर आपने अभी भी 25 डिग्री ही रखा हुआ है। जैसे ही बेटा आपने ऊपर से प्रेशर बढ़ाया
और पिस्टन अब यही रुक गया। अब ध्यान सुनना, ऊपर से प्रेशर बढ़ाया और पिस्टन यही रुक गया, तो यहाँ पे जो पी एक्सटर्नल लग रहा है वो तो आपने ज्यादा कर दिया। अगर ज्यादा कर दिया है तो और पिस्टन हिल नहीं रहा, मतलब पिस्टन नीचे नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, तो यानी कि ये वैल्यू भी, ये जो यहाँ पे पी इंटरनल लग रहा है, ये भी अब इसी के जितनी हो गई, एक्सटर्नल जितनी। आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया था तो इंटरनल प्रेशर भी अब बढ़ गया होगा, यानी फिर से पी एक्सटर्नल बराबर आ जाएगा पी इंटरनल। लेकिन पहले जो वॉल्यूम, पहले जो प्रेशर आया था, लेट्स से पहले आया होगा 2 atm, अब जो प्रेशर आएगा P2 अंदर का वो ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज गैस के पार्टिकल्स को बहुत कम जगह मिल रही है, बहुत ज्यादा टक्कर मारेंगे दीवार में, बहुत ज्यादा टक्कर मारेंगे तो प्रेशर भी ज्यादा जनरेट करेंगे। तो अब 2 से मान लो 6 atm हो गया होगा, और क्या। लेकिन जैसे ही प्रेशर आपने बढ़ा दिया, सुनो, जैसे आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम पहले इतना था, अब वॉल्यूम कम करना पड़ा आपको, तो वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, V2 कम हो गया। यही था बॉयस लॉ। अब ये जो कहानी है ये मैंने इस बार नहीं बता दी, तो आपको समझ आई ये कहानी तो ठीक है, वरना इस कहानी को इग्नोर मारो, जैसे समझते हुए आ रहे हो वैसे समझना। बोलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर हमने देखा क्या कि प्रोपोर्शनल हटाते हैं सर तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो वो ऐसे लिखा हमने P = K/V, और K क्या है, K यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। सर ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, तो कांस्टेंट डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ गैस पे। आप अलग अलग गैस लोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग हो जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस के लिए अलग, ऑक्सीजन गैस के लिए अलग, इस प्रकार से। क्या मैं आगे बढ़ूं, इसके बाद हमने क्या डिसाइड किया, हमने इस V को यहाँ मल्टीप्लाई करने भेजा, तो हमने रिलेशन निकाला PV = K, ये एक रिलेशन आ गया। एट अ फिक्स टेम्परेचर, एट अ फिक्स टेम्परेचर हमने देखा कि ये रिलेशन आ रहा है PV = K। अब इसको फील लेने के लिए हमने क्या करा, हमने कुछ प्रेशर की वैल्यू रखी, कुछ वॉल्यूम की वैल्यू रखी, और K की कुछ वैल्यू रखी, मतलब K की वैल्यू देखी। पहले हमने P की वैल्यू रख दी, लेट्स से 2 atm, और वॉल्यूम रखा हमने 10 लीटर, तो आंसर आ रहा था 20। ये एक्सपेरिमेंटल फाउंड है, आंसर आया 20, हमने नहीं लिखा, हमने बस 2 और 10 डाला और आंसर 20 आ गया। अब हमने क्या करा, इसको बढ़ा रहे, तो 2 को हमने कर दिया लेट्स से 3 कर दिया, है ना। थोड़ा सा टफ बनाते हुए चल रहे हैं टॉपिक को, पहली बार में जब मैंने पढ़ाया तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ाया, अब सेकंड बार में थोड़ा और अंदर घुस रहे, 2 से 3 कर दिया। अब आप बताओ यहाँ पे क्या ऐसी वैल्यू रखूं कि मल्टीप्लाई करके वापस से 20 आ जाए, बताओ, बोलो क्या ऐसी वैल्यू रखूं कि मल्टीप्लाई करूं और वापस से 20 divided by 3. बिल्कुल सही, 20/3, कि सर इनको मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 कट जाएगा, वापस 20 आ जाएगा। ठीक, आओ अब 4 लिख देता हूं, तो अब यहाँ पे वैल्यू मेरे ख्याल से आप कहोगे सर 5 रखो, अब मैं यहाँ पे 5 रख देता हूँ तो आप कहोगे सर 4 रखो, अब मैं यहाँ 6 रख देता हूँ तो आप कहोगे सर 20/6 रखो, मैं कहूँ बेटा 7 रख रहा हूँ तो आप कहोगे सर 20/7 रखो। ठीक है, आंसर 20 ही आएगा, आंसर 20 ही आएगा, आंसर 20 आएगा, और आंसर 20 ही आएगा। तो आप एक बात नोटिस करना, आप प्रेशर को कितने यूनिट से बढ़ा रहे हो, एक एक यूनिट से, ध्यान से देखो, 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट बढ़ाई, फिर 1 यूनिट बढ़ाई, फिर 1 यूनिट बढ़ाई, फिर 1 यूनिट बढ़ाई। बच्चे के दिमाग में मिथ बैठ जाता है कि अगर मैंने प्रेशर को 1 यूनिट से बढ़ाया है तो वॉल्यूम भी 1 यूनिट से कम हो रहा होगा। बोलो ये दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? यस सर। है ना, Yes. दिमाग में यही रहता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, अगर प्रेशर दुगुना कर दूंगा तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, प्रेशर तिगुना कर दूंगा तो वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा, प्रेशर 4 गुना कर दूंगा तो वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, देखो आप, सर ऐसा ही आपने होगा, एक एक नहीं हो रहा, देखो अब वॉल्यूम देखो का ना, दुगना नहीं, हमने अगर प्रेशर का दुगना कर दिया तो वॉल्यूम का हाफ हो गया। रुको तो सही, वो उस टर्म में नहीं घट रहा, देखो 2 से 3 1 यूनिट का फर्क आया, हाँ या ना, यस सर। 1 यूनिट इंक्रीज करा ना, तो यहाँ पे बच्चा सोचता है कि शायद ये 1 यूनिट ही डिक्रीज होगा, ऐसा बच्चा सोचता है, लेकिन ये 10 से 20/3 आया। आप नोटिस कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा आई थिंक 6.6। सर ये साइकोमेट्री है सर। जी बेटा, सर ये उसी के जैसा ना, चैप्टर 1 की साइकोमेट्री। हाँ स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री की तरह। ठीक, कि 1 यूनिट बढ़ गई है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ से 1 यूनिट ही घटेगी। आप देख लो 10 से 6.66 आ गए, कितना घटा दिया आपने, आपने कुछ 3 पॉइंट कुछ घटा दिया,
जबकि यहाँ कितना बढ़ाया था 1। तो बच्चा सोच रहा कि 1 बढ़ाऊंगा तो 1 घटेगा, अरे नहीं भाई, इतना घटेगा कि मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए, बस ये है रिलेशन। अब आगे सुनो, तुमने 3 से 4 कर दिया, 1 बढ़ा दिया, 3 से 4 1 बढ़ा दिया, 1 ही घटना चाहिए था, देखना 6.66 से 5 आ गया, क्या ये 1 घटा है? नहीं, ये 1.6 घटा है। आगे सुनो, 4 से 5 फिर तुमने 1 यूनिट बढ़ा दी, अब 5 से 4 इस बार 1 यूनिट घटी है, तो हर बार सही नहीं हो रहा, इस बार देखो 5 से 4 1 यूनिट घटी, 5 से 6 1 यूनिट बढ़ाई फिर से, यहाँ देखो कितना कम हुआ है, ये आएगा आई थिंक 3.33 3.33 है ना। अब देख लो, अब आप खुद ही देख लो भाई, अब ध्यान सुनना, मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखो ये डिक्रीज आया कितने का? 3.33 का। ये डिक्रीज आया कितने का? 1.66 का। ये डिक्रीज आया 1 का। ये डिक्रीज कितने आया? सॉरी, 4 से 3.3 कितने का डिक्रीज आया? 0.77 का ना। और अब देखो, ये तुमने फिर 1 यूनिट बढ़ा दी, यहां देखो कितना आंसर आ रहा है, 7 दूनी 14, 6 2.5 7 2.8 और 5 2.85 अप्रोक्स 2.85। अब देखो 3.33 और 2.85 में कितना फर्क है? ये 15 और 30, 15 30 45 और 3 48, 0.48 का। आप नोटिस करो, मैं गोला कर रहा हूं, यहां तो आप 1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हो, 1 यूनिट, पूरा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, 1 यूनिट इंक्रीज है ना, हर एक में आपने 1 यूनिट इंक्रीज करी है। ध्यान से देख लो बच्चों, बहुत अच्छी बात है ये, 1 यूनिट आपने इंक्रीज करी हर जगह। अब हम आपको इसे डीप में लेके जा रहे हैं बस, वरना बॉयज को तो खत्म हो चुका कब का, अब बस आपको फील दिला रहे हैं, बातों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर रहे हैं। 1 यूनिट बढ़ाया तो 1 यूनिट घटा नहीं है, देखो पहले घटा इतना 3.33, फिर घटा इतना 3.33 से 1.66 डायरेक्ट, फिर घटा 1, उसके बाद घटा है 4 से 3.3 ये इतना, सॉरी हाँ 1, फिर 0.77, फिर 0.48, देख लो ये वैल्यूज घट रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना मैंने? सही है। तो आप देखो पहले 3.33 का गैप आ रहा था, फिर गैप आया 1.66 का, फिर गैप आया 1 का, फिर गैप और कम हुआ, फिर गैप और कम हुआ, और यहाँ देखो आप गैप बढ़ा रहे हो एक एक का, लेकिन गैप कम नहीं हो रहा एक एक का, कभी 3 का कम हुआ, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर तो देखो 0.48 का गैप है, इससे नीचे जाओगे तो और गैप छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा वो जो ग्राफ था ना पी और वी का, वो कुछ ऐसा है। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे रखते हैं पी को और यहाँ रखते हैं वी को। 2 ATM, ठीक है, 2 ATM पे कितनी वैल्यू थी? 10, तो देखो यहाँ रख दी मैंने, ये लो 10। उसके बाद 3 ATM पे कितनी आ गई? 6.66, तो देखो ये लो 3 और 3 पे देखो कितनी आ गई, इसको मिला लो पहले से, ठीक है, यही मिल गया ना, यहाँ रख लो 10, और 3 वाला देखो कहाँ मिला? यहाँ पे, ये हो गया आपका 6.66, ठीक है। उसके बाद आपने 4 रखा, 4 आप यहाँ कर लो, 4 पे कितनी रीडिंग आ रही है? 4 पे रीडिंग आ रही है आपकी 5, तो ये लो 5, ये वॉल्यूम है। फिर आप रख लो 5, तो 5 पे कितनी रीडिंग आ रही है? 5 पे रीडिंग आ रही है 4 की, तो ये लो 4, छोटा छोटा सा लिख रहे हैं 5 4। तो आप देख सकते हैं कि गैप पहले देखो 3.33 का गैप था, फिर गैप और कम हुआ, फिर गैप और कम हुआ, फिर और कम और कम, इसलिए ग्राफ सडनली ऐसे गिर रहा है। इसको बोलते हैं बच्चों, अगर ज्यादा टफ बनाएगा पेपर तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस ग्राफ का नेचर है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आराम से समझो, मुझे बताओ ये चीज आपको फील आई कि नहीं आई, जो मैं समझाना चाह रहा था? यस सर। आ रही है सर। सर तो आइसोथर्म क्या होता है? वो बताएंगे, वो भी बताएंगे, ठीक है। अब ये जो बातें हैं ना, ये आपको बताई जाती है इस लेवल पे, क्योंकि इस लेवल पे बच्चे का दिमाग इतना चलता नहीं है, वो बच्चा एनालिसिस कर नहीं पाता, उसको सीधा ग्राफ रटवाते हैं कि ऐसा कर दियो, ऐसा सी बना दियो, हो गया ग्राफ। जैसे बच्चा कह रहा है आइसोथर्म,
तो आइसोथर्म बता देंगे, लेकिन इसको ध्यान से समझो कि ये सडनली ऐसे क्यों गिरा है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जैसा आप सोच रहे हो वैसा होता, मतलब 1 यूनिट बढ़ता 1 यूनिट घटता, 1 यूनिट बढ़ता 1 यूनिट घटता, 1 यूनिट बढ़ता 1 यूनिट घटता, तो ग्राफ ऐसे आता, ये लो ऐसा ग्राफ होता फिर पी और वी का ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ग्राफ ऐसा आ रहा है। आप किसी से पूछ के देखना, आप बढ़िया से अपने जितने बढ़िया बेहतरीन दोस्त हैं उससे कहना भाई ये ग्राफ क्यों नहीं है पीवी का, ऐसे क्यों नहीं कर रहा है, ये अजीब सा ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस चक्कर में हो रहा है कि अगर आप 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 1 यूनिट घटेगा भी, घटने का ट्रेंड अलग है। पहला घटा बहुत बड़ी वैल्यू घटी 3.33, इतनी घट गई, फिर अगला गैप देखो 1.66 का है, फिर अगला गैप 1 का, फिर 0.77 का, फिर और कम 0.48 का, अब आगे आप नीचे 8 चले जाओ, इसको 20/8 रख लो, अब तो और वैल्यू कम हो जाएगी और गैप कम आ जाएगा। तो इसीलिए ग्राफ ऐसा है ना कि ऐसा, और ये बच्चे समझ नहीं पाते। ये जब आता जब अगर प्रेशर भी 1 यूनिट से बढ़ रहा है तो वॉल्यूम 1 यूनिट से घटता, जब आता ये ग्राफ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए मैं और आगे बढ़ता हूं। फिर हमने पी और वी का एक ग्राफ देखा, फिर हमने देखा पी वर्सेस 1/v का, वो ग्राफ ऐसा था। फिर हमने देखा आपका पीवी वर्सेस पी का, वो ग्राफ ऐसा था। फिर हमने देखा पीवी वर्सेस वी का, वो ग्राफ ऐसा था। फिर इसी में हमने अलग अलग टेम्परेचर बनाए T1 T2 T3, और देख लिया कि टेम्परेचर और प्रेशर में डायरेक्टली रिलेशन है, तो जहां प्रेशर की वैल्यू बढ़ी वहां टेम्परेचर की वैल्यू भी बढ़ी। क्या मैं अगला टॉपिक चलूं या इसको स्क्रीनशॉट ले लो? बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद करता हूँ बॉयज लोग 2 बार पढ़ा दिया, इतनी देर में थोड़ा बहुत घुस गया होगा अब तक तो दिमाग में। Yes, अब sir. सुनो, अभी आदित्य भाटी कहते हैं आइसोथर्म, और क्या है आइसोथर्म सुन लो। आइसोथर्म, तो आइसो मतलब होता है बेटा सेम, और थर्म मतलब होता है टेम्परेचर। तो आप जितने भी ये ग्राफ बना रहे हैं सबके सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए इन सारे ग्राफों को आइसोथर्म ग्राफ भी कहा जाता है। कि सारे सारे आइसोथर्म ग्राफ हैं, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर चेंज का मतलब डेल्टा टी यहाँ पे 0 है। तो डेल्टा टी मतलब पहले ही 25 डिग्री था, अब भी 25 डिग्री है। तो मैं पूछूं चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो आप T2 - T1 करोगे, T2 - T1। अब पहले भी बाद में 25 था, पहले भी 25 था, तो आंसर 0 आएगा। इसे मैं लिखा कि T2 - T1 यानी डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 0 है। तो ये ध्यान रखना आप कि आइसोथर्म में पूछ लेता है कई बार कि आइसोथर्म में क्या चीज 0 होती है, तो चेंज इन टेम्परेचर 0 होती है। ठीक, अब मुझे बताओ कि आपके स्कूल में लॉग वाले ग्राफ कराए हैं या मैं स्किप कर दूं? सर मेरे पता ही स्कूल में लॉग वाले ग्राफ नहीं करवा रहे, क्योंकि हम लोग बायो स्ट्रीम से है ना, इसलिए जो मैथ्स के बच्चे उन्हें करवा रहे हैं। फिर ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही क्लास में अलग अलग चीज पढ़ा रहे हैं? नो सर, हमारी क्लासेस में ना सेक्शंस अलग है, ए सेक्शन अलग है वो मैथ्स के लिए, और के सेक्शन में हम लोग बायो के हैं। बाकी बच्चे कुछ बताएं। सर हमारे स्कूल में तो हुआ ही नहीं। सर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर हम भी स्किप कर देंगे, और क्या स्किप कर देते हैं फिर लॉग वाला ग्राफ। फिर भी इनकेस अगर आपके स्कूल में लॉग वाला ग्राफ होता है तो मुझे जरूर बता देना, मैं लॉग वाला सिखा दूंगा। ठीक, इसके बाद वंश कह रहे हैं वेदांत डायरेक्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो बेटा कंसीडर की बात नहीं कर रहे हैं हम, वंश कह रहा हूँ वेदांत, यस सर। हम आपको बस ये समझाना चाह रहे हैं कि वो ग्राफ जो है वो ऐसे डिक्लाइन क्यों नहीं जाता है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों लेता है, बस हमने आपको ये समझाने की कोशिश करी। सर मैं तो सिर्फ आगे समझ, फैक्ट बोल रहा था। यस हाँ फैक्ट तो वो है आपका, बिल्कुल ठीक है, एडिशन और वो हम नहीं देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन और वो ही देखते हैं। ठीक है, यस सर। चलो तो अब आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम लोग आपको चार्ल्स लॉ पढ़ा देंगे, फिर चार्ल्स लॉ पे एक न्यूमेरिकल तो हम इकट्ठे ही दिखाएंगे आपको, बस अगली क्लास में थोड़ा स्पीड और बढ़ाएंगे और चार्ल्स लॉ के साथ साथ कोशिश करेंगे एक लॉ और निपटाने की। आज तो बॉयज ही हो पाया क्योंकि बॉयज को दो बार ढंग से ग्राफ डेफिनेशन देके समझाया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में चार्ल्स लॉ के साथ। चलो
गुड नाइट, बाय। गुड नाइट सर।